बिसात बिछ चुकी है, गोटियां सज गई हैं और अब शतरंज की चालें चली जा रही हैं लगातार। आइए आज बात कर रहे हैं हम ओंकार चौधरी जी से और धीरेन्द्र पुंडीर जी से। धीरेन्द्र जी इस समय हाईवे पर हैं और हाईवे पर रुक कर हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हो सकता है उनकी बात में कहीं-कहीं बीच में कहीं व्यवधान हो सकता है। तो हम सीधे चलते हैं दोनों महानुभावों के पास और जानकारी करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में आखिर चल क्या रहा है। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ हमें सपोर्ट करने और फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए। ओंकार जी आपका स्वागत है, दर्शकों आपका भी स्वागत है। धीरेन्द्र जी अभी हमसे जुड़ेंगे। तो अब तो पहले 3 जो फ़ेज़ हैं और जिसमें लगभग पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कवर हो जाता है और थोड़ा बहुत मुलायम सिंह का भी भाग कवर हो जाता है, जो यादव बेल्ट है, यादव लोध बेल्ट है। तो अब आप इस पूरे परिदृश्य को कैसा देख पा रहे हैं ओंकार जी? बहुत मजेदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं संजय जी। और जब से अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है एक तरीके से, जो करीब 250 के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान नेताओं को बुलाया दिल्ली में, वहां जो भी उनकी बातचीत हुई है, जो संदेश उनको देना था कम्युनिटी को, वो भी उन्होंने दिया। और उसके बाद से जब से उन्होंने कैराना, शामली, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में देवबंद, इन सब इलाकों का दौरा किया है और जो उन्होंने बातें कही हैं, उनसे मुझे लगता है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों में हड़कंप की स्थिति है। वरना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, गढ़ मुक्तेश्वर में, दूसरी जगहों पर, और जो वो एक लाल टोपी तो पहने हुए हैं ही अखिलेश यादव, जेब में एक अनाज की लाल पोटली भी लिए घूम रहे हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्न का संकल्प करवा रहे हैं, तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ कर के ही, जिस जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां प्रत्याशियों के नाम लेते हैं, उनको जिताने की अपील करते हैं। ऐसा लगता है कि विश्वास हिल गया है। वैसे तो अगर आंकड़े हम देखें, चाहे 2014 के, चाहे 2017 के, चाहे 2019 के, वो भी बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन जो ये किसान आंदोलन, किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा था 13 महीने तक, और जो एक फिजा बनाने की कोशिश की गई कि जैसे हरियाणा की किसान बिरादरी, पंजाब की किसान बिरादरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान बेल्ट, जिसको आप मीडिया में जाट बेल्ट आजकल पढ़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से जैसे बहुत नाराज है। इसी तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हुई थी 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी। आज मैं अपने गांव में ही बैठा हुआ हूं। मैं दिल्ली से कल आया था और यहां आया ही इसलिए हूं कि अब पहले फेज के मतदान में कोई बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। तो मैं आसपास के गांव में, इलाके में, जहां जहां जा सकता हूं सुरक्षित तरीके से, वहां जरा हो लूं और लोगों से बातचीत कर लूं। जो राकेश टिकैत निष्क्रिय हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर से उठने के बाद, अब रजत शर्मा के चैनल ने उनको बुलाया और जो कुछ स्टूडियो में हुआ है वो हमने आपने सबने देखा होगा।
जी हाँ, जी हाँ। जो कुछ हुआ है वो उनकी बौखलाहट का नतीजा है। उनको लग रहा है कि जितना रायता उन्होंने फैलाने की कोशिश की, जितना वो फैला सकते थे, उतना फैला चुके। इसके बावजूद वेस्ट की जो ये बेल्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे नहीं रहा है। जो पहले अजीत सिंह के साथ रहते थे, वो रहते थे, वो आज भी हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि अजीत सिंह चूंकि इस चुनाव में नहीं है, तो थोड़ी सी सहानुभूति जयंत को है, लेकिन वो भी आपको वर्गीकृत करनी पड़ेगी कि कौन लोग हैं जो अजीत सिंह को या चौधरी चरण सिंह को याद करते हैं। अजीत सिंह कोई इतनी लोकप्रिय पर्सनैलिटी तो रही नहीं है। अगर इतनी हेलो। लोकप्रिय पर्सनैलिटी होती तो 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव ना हारते, और 2017 के चुनाव में केवल एक छपरोली की सीट ना जीतते, और वो भी बहुत कम अंतर से। तो जो मैंने कहा था कि 2014, 17, 19 के जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं, और इस समय हम अगर लोगों से बात करते हैं तो वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस बेल्ट में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। थोड़ा बहुत डेंट कहीं कहीं लगने वाला है, और इस बात का एहसास इन दोनों को हो गया है। सपा आरएलडी को, उनकी लीडरशिप को, जिस तरीके के टिकट इन्होंने बांटे हैं, जो ऊपर का गठबंधन किया है, जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत ही फलीभूत होने जा रहा है, वो एक्चुअल में ठीक तरीके से जमीन पर लैंड नहीं कर पाया, बल्कि इनकी क्रैश लैंडिंग हो गई है कई जगह पर, और वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लोगों में असंतोष, जो टिकट की बाट जो रहे थे, उनकी जगह आरएलडी के टिकट पर समाजवादी पार्टी के चेहरों को उतार देना, और ये कई बार हो चुका है इनके साथ। याद करिए 2019 मायावती के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। लोग चौंक गए थे कि जिन मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव के इतने कटु रिश्ते रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कैसे हो गया। लेकिन हुआ, उसमें अजीत सिंह भी थे, वो रैलियां भी कर रहे थे साथ में, कम से कम एक जनसभा में मुलायम सिंह भी मंच पर दिखाई दिए थे। लेकिन जब नतीजे आए उसके बाद क्या हुआ, 2014 में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी उतनी ही 2019 में मिली। मायावती को जरूर फायदा हो गया, उनकी 10 सीटें आ गई। 2014 में उनका खाता नहीं खुला था। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आती है, जब सीएम फेस की बात आती है, तो मायावती ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्यों एक्सेप्ट करेगी। और बहुजन समाज पार्टी ने तो अतीत में दूसरी पार्टियों को निगला है, वो खुद दूसरे के सामने अगर प्रस्तुत हो जाए कि हमको निगल लीजिए, वो मायावती नहीं करेगी। खास तौर से समाजवादी पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए वो इंडिपेंडेंटली जा रही है, चाहे उनका जो हश्र होने वाला हो, लेकिन वो 2019 वाली गलती फिर दोहराना नहीं चाहती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें, और जो टिकटों का आपने जिक्र किया है कि 3 फेज के टिकट जो है वो अब अनाउंस हो गए हैं लगभग सभी पार्टियों के, तो संजय जी, जो बातें हम लोग चर्चा में अतीत में कर चुके हैं और आशंकाएं व्यक्त कर चुके हैं, वो अब पुष्ट हो गई हैं। यानी इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दे दिए हैं, अखिलेश यादव ने, कि अब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बची है। वो जो चेहरे इन्होंने उतारे हैं वो ही काफी हैं इनको जमीन पर लाने के लिए और बाकी लोगों को यूनाइट करने के लिए। रही सही कसर अमित शाह और योगी के जो बयान हैं इस समय, वो पूरी कर रहे हैं। जी, अब हम चलते हैं धीरेन जी के पास। धीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अरे चलिए, अच्छा है, आवाज़ आ रही है। आप तो इस समय आप लगातार दौरे पर हैं और लगातार क्षेत्र में हैं। आज मैंने सुना कि देवबंद का टिकट
वापस बदल के कार्तिक राणा से माविया अली को दे दिया गया। तो ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? मैं देख रहा हूँ मुरादाबाद की 6 के 6 सीटों 6 मुसलमान को दी गई हैं और आपके मुज़फ्फ़रनगर में भी बड़ा हिस्सा मुसलमान को है और बीएसपी ने तो मुज़फ्फ़रनगर की सारी सीटें मुसलमानों को दे दी हैं। तो ये एक मुझे जो दिख रहा है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं और जो हमारे लोग ग्राउंड पर हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि अन्य तबकों में विशेषकर से बाकी में तो पहले था ही, केवल जाटों में थोड़ा-सा ये लगता था कि संभवतः ये मुसलमान के साथ जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत बड़ा इस समय रोष बताते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और विशेषकर जयंत चौधरी ने मौलानाओं के सामने अपनी पगड़ी रख दी है, उसको लेकर रोष बताया जाता है। आपका आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें जो सड़क पर हैं वो दिख रही हैं। अगर टिकटों की मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर में इन्होंने टिकट नहीं दिया है, जो मेरी जानकारी है कि मुजफ्फरनगर में, अगर मैं उसको सही से पढ़ पा रहा हूँ, मुसलमान को टिकट नहीं दिया और बसपा ने सब टिकटें दी हैं। इसके साथ साथ कार्तिकेय राणा के टिकट को लेकर जब तक वहाँ कार्तिकेय राणा हैं तब तक वहाँ जीत बड़ी मुश्किल थी जो बीजेपी के कैंडिडेट के, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो लगातार उन्हीं गांव में, उन्हीं तमाम जगह पर, भायला, रणखंडी, बड़गांव, महेशपुर और जो ये चंदसीना, चंदपुर, ये तमाम वो गांव हैं जहां वो तमाम बराबर की टक्कर में खड़ा था जो राजपूतों की वोटें हैं, क्योंकि वहाँ राजपूती जो ताकतवर समुदाय है सबसे ज्यादा, जो मुस्लिम वोट बैंक के मुकाबले के काफी, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन उसके करीब है। तो वो टिकट ये शो कर रहा है। इस टिकट से तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति शो कर रहे हैं अखिलेश, क्योंकि कल याद कीजिए आप, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में जब उनसे परसों पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको दे दिया पुराने वाले को, यानी पहले कार्तिकेय राणा, फिर माविया, फिर कार्तिकेय और अब फिर अभी आप फिर माविया बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें, मुझे लगता है कि जो अंदर की जो उनके पास जो खबरें पहुंच रही हैं, शायद वो उनको काफी कंफ्यूज कर रही हैं और वो कंफ्यूजन उनको लग रहा है। मुरादाबाद, संभल, रामपुर की तरफ आते आते वो पूरी तरह से मुस्लिम परस्त होते हैं, इस तरफ आते आते वो पूरे कोशिश करते हैं कि मैं मुस्लिमों के जो तुष्टीकरण था उससे बिल्कुल अलग हूँ, वो इधर की तरफ कोशिश करते हैं। और दोनों की जो जोड़ी है, चूंकि वो सहज गठबंधन नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ जाट वोटर्स जो आरएलडी के सपोर्टर्स हैं, जो आरएलडी के साथ थे, या जो टिकैत की तरह से जिन्होंने एक तरह की अजीब किस्म की राजनीति की, मैं वो बहुत ही याद होगा जब हम लोग ये आंदोलन खत्म हुआ था तो मैंने कहा था कि टिकैत की दिक्कत ये होगी कि वो बेरोजगार हो गया है और बेरोजगार होने के बाद वो अपनी भूमिका को ढूंढने के लिए बहुत बार छटपटाहट में हाथ फेंकेंगे। और उस समय, क्योंकि उनको अभी याद आ रहा होगा कि अगर वहां धरना चल रहा होता तो वो इस समय इस बहुत ही बेहतरीन स्टेट प्लेन का इंतजाम होता, उनका शाही खैर मकदम किया जाता वहाँ गोवा में, जो वो बताते वहाँ किसानों को कि हम लोग किस तरह किसान है। फिर उसके बाद वो पंजाब में जो नई राजनीति की बहस करते, चूंकि उनके साथी तो वहाँ जाके सीधे तौर पर चुनाव में उतर गए हैं, जो मुझे लगता है कि उनकी कम से कम ईमानदारी इनसे ज्यादा रही है, क्योंकि वो जनता के सामने अपनी बातों का जो उन्होंने किया है उसका असर जांचने परखने तक पहुंच गए हैं। लेकिन टिकैत उत्तराखंड से लेके तमाम जगह आप सोचिए कि वो कितने शानदार तरीके से उनके स्वागत हो रहे होते। अब वो बेचारे, उनको कुछ पत्रकार जिंदा रखे हुए हैं जिनको मालूम है कि टीआरपी, मतलब वो यूट्यूब से जो मिलेगा उनको, वो उसी के उल्टे सीधे बयानों से, जैसे जिक्र किया शुरुआत ही की ओंकार सर ने कि वो इंडिया, मतलब इंडिया टीवी में जो उन्होंने नाम लिया, मतलब वो कोई इशू नहीं था। लेकिन जो गांधी का किसी ने कहा कि जो भागा हुआ है एक तीन में से, वो हैं और वो अचानक आजकल टिकैत के सर पर हैं, तो वो वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बची जो राजनीति की बात है, तो ग्राउंड पर जो दिख रहा है वो ये जरूर है कि जाट मतदाता, चूंकि हम लोगों को ये बात बार बार गौर करनी चाहिए, जब मैं आपसे भी बात कर रहा था कि जब भी हम रिकॉर्ड्स देखते हैं,
डाटा देखते हैं तो हमको लगता है कि जैसे इसको इतना बड़ा हौवा बना दिया गया है कि बीजेपी की जो लीडरशिप है उसका भी ध्यान सिर्फ इस पर ही है, और मुझे लगता है वो 2014 के व्यामोह से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जबकि 2017 में जाट जो वोटिंग परसेंटेज है, ये सीएसडीएस का जो सर्वे था उसके मुताबिक, जो पोस्ट पोल सर्वे था जो इलेक्शंस के बाद किया गया था, 43% वोट जाटों का बीजेपी के पास आया था। यानी 57% जाट आरएलडी पर निकल चुका था या वापस जा चुका था। उस पूरे वोट के बावजूद बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, जो कि 1977, जबकि 425 सीटें हुआ करती थी, अगर हम उसको सीटों को घटा देते हैं तो ये जीत लगभग उनके बराबर बैठ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जाट मतदाताओं का जो एक आरएलडी का जो वोट बैंक है वो वापस उनके पास है, और वो था, उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। भले ही बीजेपी वहां अगर आप ये कह रहे हैं वो गठबंधन के अंदर की लड़ाई उनकी जरूर दिखा सकता है, लेकिन वोट उनका नहीं तोड़ेगा, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं टूटेगा, क्योंकि वो जो मैं बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो है पॉलिटिक्स का जो होता है कास्ट वाला, वो वहां आपको दिखाई देता है। और चूंकि वो वहां उनको एक ताकत देता हुआ दिख रहा है, उनको ये लग रहा है कि इस बार मुस्लिम पूरी तरह से अगर अखिलेश के साथ हैं तो तब उनका ये गठबंधन उनको बहुत शक्ति दे सकता है। शक्ति किसको? जयंत चौधरी को। उनका हर जो मतदाता है, जो वोटर है, वो ये कहता है कि मुख्यमंत्री किसको चुन रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के शब्द पर अमूमन वो खामोश है, या 80% जयंत का नाम लेता है और 20% अखिलेश को निकाल पाते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये वोटिंग के बाद ही हम इसको एसेस कर पाएंगे कि कितना रहा कितना नहीं रहा। लेकिन आज की डेट में ये जो बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए था, वो मुझे नहीं दिखता कि सरकार के उस पर है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे दिख रहा है कि जो उम्मीदवार हैं, चाहे आप मथुरा से शुरू कीजिए, क्योंकि जब ये बेल्ट पूरी खत्म होती है तो आपको मथुरा तक आना होगा, उसके बाद फिर आप उधर चले जाएंगे सहारनपुर चूंकि सेकंड फेज में है, लेकिन हम अगर वहां से जोड़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो स्थानीय उम्मीदवार, बीजेपी ने जो उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया है वो बेहद पुअर कंडीशंस में है, और उसके पीछे मुझे लगता है जो टिकट न काटने की मजबूरी इनकी रही है, वो उनके आज की डेट में योगी जो हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती वही है। मुझे नहीं लगता कि उस चुनौती को अमित शाह के ये जो दौरे हैं ये पाट पाएंगे। अमित शाह जो भी रणनीति बना रहे हैं वो उनको ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि उनकी रणनीति को बहुत आराम से वो दोनों पढ़कर घूम रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम एक साथ हैं, और मुझे लगता है उनका वोटर मुजफ्फरनगर में भी हमको वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ सीटें जरूर मुझे ऐसी दिख रही हैं जहां बसपा, जो हमको लग रहा था, वहां वो बहुत ताकत के साथ है, और अगर बसपा ताकत के साथ खड़ी होती है तो ये भी कोई अच्छी खबर अखिलेश और जयंत के गठबंधन के लिए नहीं। जी। ओंकार जी के पास चलता हूँ। ओंकार जी, यदि 2017 के नतीजों से देखा जाए तो मुरादाबाद में जो 6 सीटें हैं उनमें से 4 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीती, चारों के चारों उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जीती। इसी प्रकार से यदि थोड़ा विषयांतर करें और 2019 के परिणामों को देखें तो 2019 में जब इनका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ था तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ सहारनपुर की सीट, अमरोहा, बिजनौर और नगीना, ये 4 सीटें, यानी जिसमें 20 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 1 पार्लियामेंट्री सीट में 5 विधानसभा की सीट आती हैं, ये वो लेकर गई थी। और मुरादाबाद, संभल, रामपुर, ये तीनों समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास गई थी। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि जो मुस्लिम दलित गठजोड़ है वो अधिक प्रभावी है इस पूरे क्षेत्र में, और बसपा अलग है। दलितों का हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल संभव है कि यदि वे समाजवादी पार्टी को आगे जाता हुआ दिखे तो अपना वोट शिफ्ट कर सकते हैं, तो बीजेपी को ही शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी हालत में किसी दूसरे को शिफ्ट नहीं करेंगे।
तो इस स्थिति में आपको क्या दिख रहा है कि मैं विशेषकर जो पहले 2 जो फ़ेज़ हैं, उनके बारे में ही सीमित रखता हूँ। तीसरा फ़ेज़ तो फिर वो आपके उसमें उधर थोड़ा लोध बेल्ट और यादव बेल्ट पे चला जाता है, उसको छोड़ देते हैं। ये जो बेल्ट है जिसमें मुख्यतः जाट, राजपूत, गुर्जर, मुस्लिम और इसमें भी जो ऊपर वाली बेल्ट है जिसमें मुस्लिम है, नीचे मथुरा, आगरा और बुलंदशहर इत्यादि में वो इतने प्रभावी नहीं हैं जितने आपके मुज़फ्फ़रनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल इन सहारनपुर इन क्षेत्रों में। तो आप एक ओवरऑल करें, फिर मैं आपसे स्पेसिफ़िक प्रश्न पूछूँगा। जैसे जो मुख्य मैं कुछ मार्कर सीटें मानता हूँ, मैं उन मार्कर सीटों के बारे में फिर आपसे पूछूँगा कि उन मार्कर सीटों के पलटने से पूरी स्थिति का पता चल सकता है। जैसे कि मेरठ सदर एक सीट है या आपके सहारनपुर रूरल जिसको खाली सहारनपुर कहते हैं वो एक सीट है या कैराना एक सीट है। ये इस तरह की बिल्कुल ये मार्कर सीटें हैं। ये यदि बीजेपी की तरफ पलटती हैं तो क्या स्थिति होगी? और ये क्या इस स्थिति में है कि ये पलटे? मेरठ सदर नहीं, मेरठ दक्षिण होगी शायद, साउथ होगी। जो सौमेंद्र तोमर ने जीती थी पिछली बार, इस बार वहाँ से फिर सौमेंद्र को ही शायद टिकट दिया गया है। धीरेन्द्र जी उसको शायद पुष्ट कर पाएँगे और आदिल चौधरी जो है वो मैं वो समाजवादी रफ़ीक अंसारी पार्टी, वाली सीट की बात कर रहा हूँ जिसमें वो तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी शहर सीट वाली, वो शहर है। सीट है, हाँ, वही वो शहर कह शहर रहा हूँ। सीट है। हाँ, मेरठ एक्चुअल सदर में सदर इस मेरठ सदर यानी हाँ, शहर। जी। शहर ही है वो। तो वो सिटी जो सीट है वो एक्चुअल में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अतीत में मुस्लिम कैंडिडेट से ही भिड़ंत होती रही और कई बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी वहां से जीते भी। लेकिन शहर सीट का जो एक्चुअल में मिजाज है ना, वो तो ऐसा है कि अगर 2 मुस्लिम कैंडिडेट या 3 मुस्लिम कैंडिडेट अदर पार्टियों से आ जाएं तो फिर वहां जो हिंदू वोट हैं वो यूनाइट होकर के अपने कैंडिडेट को जिता लेते हैं। इस बार वहां से बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है, तो मुकाबला ठीक ठाक होने वाला है इस बार। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी चूंकि चेहरा नहीं है, इस बार कमल दत्त शर्मा को बनाया है इन्होंने, तो वो नया लड़का है एक तरीके से। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी एक्चुअल में खुद ही इस बार लड़ने के मूड में नहीं थे, उन्होंने पहले ही ये बात कह दी थी। तो शहर सीट पर रोचक मुकाबला होने वाला है। कैराना की जहां तक बात है, जो आपने पहला प्रश्न किया था वो बैक में चला गया, उस पर बाद में बात कर लेते हैं। जी, जी। लेकिन लेकिन कैराना जो है, कैराना में भी इस बार बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। जिस तरीके से, और वो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये टेस्ट केस बनने वाला है, ये सीट जो है खास तौर से कैराना की, क्योंकि अमित शाह हों, योगी आदित्यनाथ हों, इन्होंने कैंपेन की शुरुआत कैराना से की है। जो पलायन करके गए थे उनसे मुलाकातें की हैं, जो हिंदू हैं उनको यूनाइट करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे पास वहाँ से सूचना है कि चाहे अमित शाह का कैंपेन हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का कैंपेन हो, ये एक्चुअल में बैकफायर कर रहा है। बैकफायर इस मायने में कर रहा है कि वहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो दोगुनी ताकत के साथ अब नाहिद हसन को जिताने के लिए लग गया है। और जो अदर कास्ट हैं, जो उसके साथ जुड़ेंगी समाजवादी पार्टी की वजह से या जयंत चौधरी की वजह से समझ लीजिए, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ भी लोग हैं, हमें ये मान करके नहीं चलना चाहिए कि उनके साथ लोग नहीं हैं। तो जो इनका ये अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का जो ये दौरे हो रहे हैं, हमें इनको, मतलब सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक जो हमें दिखाई दे रहा है, जो ये बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन वो ध्रुवीकरण कभी भी एक तरफा नहीं होता है, वो 2 तरफा होता है। और अगर वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग एकजुट हो गए तो दिक्कत होगी।
मृगंका सिंह को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जैसे कि पहले भी वो ये उनके साथ हो चुका है। जहां तक ओवरऑल बात है कि जो दलित वोट और मुस्लिम वोट जब एकजुट हुए तो कुछ सीटें निकल गई, तो संजय जी ये तो आप बिल्कुल तय मान लीजिए कि रामपुर है, संभल है, मुरादाबाद है, ये हार्डकोर बेल्ट है। और यहाँ पर तो पीछे का भी आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो मुलायम सिंह के समय में भी समाजवादी पार्टी को सफलता मिलती रही है, और अब अखिलेश के समय भी ये जो है ये तो आपको देखने को मिलेगा ही। 2017 के आंकड़े हैं मेरे पास। मुरादाबाद में जो टोटल संसदीय क्षेत्र के लिहाज से अगर देखें, और वैसे भी तो 9 सीटों में से केवल भारतीय जनता पार्टी को 3 मिली थी, और 6 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। इसी तरीके से रामपुर में 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, और बाकी के जिलों में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ था एक तरीके से। भाई सहारनपुर में अगर आप देखें तो सहारनपुर में 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 4 बीजेपी को मिली थी, 1 समाजवादी पार्टी को मिल पाई थी। शामली में 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, केवल कैराना जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी मेरी अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर में बात हो रही थी एक संवाददाता से जो अमर उजाला के हैं। उनका कहना था कि इस बार भी ये गठबंधन होने के बावजूद और तमाम तरह के दावे दुक्कड़ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी भी 4 सीटें तो जीतने की स्थिति में है। इसके बावजूद के धीरेन्द्र जी की अपनी चिंता है कि कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको चेंज किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं चेंज कर पाए। इसी तरीके से बिजनौर में 8 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और अमरोहा की 4 में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। मेरठ की 7 में से 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। केवल ये जिसका आप जिक्र कर रहे थे मेरठ शहर, ये रफीक ने जीती थी जो समाजवादी पार्टी के थे। बागपत जो इनका प्रभाव क्षेत्र रहा है चौधरी चरण सिंह के समय से, तो वहां भी 3 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। गाजियाबाद की सारी 5 सीटें, बुलंदशहर की 7 सीटें, अलीगढ़ की 7 सीटें, आगरा की 9 की 9 सीटें, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो समाजवादी पार्टी मथुरा में को भी 6 में से 5। हाँ, मथुरा में 5 में से 4 जीती थी, 5 और में से एक सीट जो है वो बीएसपी को चली गई थी। वो श्याम तो सुंदर शर्मा जी जीतते हैं जी वहां जी से जी। मार्च से। तो मेरा कहना ये है कि 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी यहाँ से। जो ये आंकड़ा है ये इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जो फेज 2 में चली जाती हैं, कुछ फेज 3 की भी हैं, लेकिन 17 जिलों में 94 सीट में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने, केवल 3 सीटें बहन जी ने, 2 सीटें कांग्रेस ने जो सहारनपुर में थी, और 1 छपरोली की सीट जो है ये आरएलडी ने जीती थी। बाकी हर जगह इनका सफाया था। और अगर और डिटेल आप चाहें तो जो सेकंड पोजीशन में सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, समाजवादी पार्टी 26 सीटों पर थी, बीएसपी 36 सीटों पर नंबर 2 थी, कांग्रेस 11 पर थी, आरएलडी केवल 4 सीटों पर, यानी 1 सीट उसने जीती थी छपरोली में, और बाकी 4 सीटें ऐसी थी जहां वो नंबर 2 थी। एक इनकी भी थी असदुद्दीन ओवैसी की, जिसमें ये सेकंड पोजीशन में आए थे। एक कोई इंडिपेंडेंट थे, छाता से निर्दलीय थे, और संभल में ये ओवैसी की पार्टी सेकंड थी। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, धीरेन्द्र जी का ऑब्जर्वेशन है कि कुछ और टिकट चेंज किए जाने चाहिए थे, लेकिन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इस फेज में भारतीय जनता पार्टी ने जो 107 टिकट तय किए थे उनमें से 20 टिकट काटे थे, यानी करीब करीब 20%, 19-20% आप मान करके चलिए कि उन्होंने टिकट काटे हैं।
जिस तरह का उस समय वातावरण था जब फर्स्ट और सेकंड फेज के टिकट इन्होंने अनाउंस किए थे, तो आपका स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और 8-10 एमएलए छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे। हो सकता है वो प्रेशर रहा हो, लेकिन बाद के जो टिकट अनाउंस हुए हैं उनमें भी कमोबेश यही ट्रेंड बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क वो उठाने को तैयार नहीं है और शायद योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क ना लिया जाए। अब ज्यादा रिस्क ना लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा रिस्क होने वाला है, ये देखने वाली बात है। पर मुझे जमीन पर कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है संजय जी। जयंत को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ की भी प्रशंसा करते हैं। जब कहते हैं कि साहब एज चीफ मिनिस्टर एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, किसको देंगे? उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को। फिर कहते हैं एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी है, किसके पक्ष में वोट देंगे? तो सोचने लगते हैं। कोई कहता है कि जयंत चौधरी, कोई कहता है योगी आदित्यनाथ, लेकिन अखिलेश यादव के पक्ष में कोई वोट दे। मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूं जिसको आजकल मीडिया बड़े चाव से जाट बेल्ट कह करके अब प्रोग्राम डिजाइन कर रहा है, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के, आधा आधा घंटे के। वहां की मैं बात कर रहा हूं। मुसलमानों से बात करोगे तो वो तो वही कहेंगे जो वो सोच रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ को या जयंत को नहीं कहेंगे, वो अखिलेश को कहेंगे। पर इस बेल्ट में अभी तो धीरेन्द्र जी से 2-3 बार हमारी बात हुई है, प्रोग्राम साथ साथ किए हैं और उन्होंने जमीन के जो इनपुट दिए हैं वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। जी, मैं आता हूँ धीरेन्द्र जी के पास और धीरेन्द्र जी लगातार ये कहते रहे हैं कि यदि आप पूरे भी आंकड़े देख लें तो आरएलडी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आज तक की वो 14 सीट है। अभी वो 32 सीटों पर लड़ रहे हैं और वो 14 सीट भी आरएलडी की तब आई थी जब वो भाजपा के साथ मिलके लड़ी थी। और यदि ये उनको अलग कर दे भाजपा को तो आज तक की आरएलडी की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 10 सीट है। और वो 10 सीट उस समय थे जब सामने योगी आदित्यनाथ और भाजपा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी युक्त भाजपा सामने नहीं थी। तो मैं यही पूछता हूँ धीरेन्द्र जी से कि आपका जो यह आकलन जो आपने दिया था और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिन सीटों पर आरएलडी नहीं है उसके प्रति जो जाटों का भी जो रुख है, यदि जहाँ पर जाट प्रभावी भी हैं तो वहाँ समाजवादी पार्टी को किसी तरह का कोई लाभ मिलता दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो चिंतामणि पोल जो इस समय लगातार कार्य कर रहा है, उन्होंने लगभग 2 हफ्ते पहले हमें ये इनपुट दिया था कि पहले राउंड का इनपुट दिया था उन्होंने कि 58 में से बीजेपी लगभग 35 सीटें जीत सकती है। लेकिन अब उनका ये इनपुट आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। तो जब पहला फेज होगा 10 फरवरी को, उससे पहले निश्चित रूप से एक ओपिनियन पोल और वो देंगे पहले 2 राउंड के बारे में, तो उस समय हम और इसको देखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक बातचीत इतने दिन से मैं कह रहा हूँ, मैं पोल नहीं मैंने देखा वो जो भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि 35 से 40 सीट पहले दिन से है, चूंकि अभी तक मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए चुनाव में मेरी नज़र में वेस्टर्न यूपी का चुनाव आरएलडी, सपा या बसपा का इस समय नहीं दिख रहा है। वो चुनाव आपको यहाँ मेरी नज़र में, मैं मेरी नज़र को शेयर कर रहा हूँ यहाँ, हो सकता है लोग इत्तेफाक रखें और ना इत्तेफाकी बहुत ज़्यादा रहे। मेरा ये मानना है कि पूरा चुनाव योगी आदित्यनाथ अपनी लहर पर लड़ रहे हैं
उनकी लहर आपको दिखाई देगी जब आप आदमियों से बात करेंगे। और जब वो बातचीत आप उनके विधायकों के बारे में करेंगे, तो आपको एंटी इनकम्बेंसी की भी आंधी दिखाई देगी। वो विधायकों के प्रति है। और मैं आज जहाँ था, चूँकि जब बातचीत ही हो रही है तो मैं आपको ये बता दूँ, जिस जगह मैं आज था, वहाँ भी इस बार आप देखेंगे कि जो यहाँ तक कि श्रीकांत शर्मा या फिर जो मैं कई नाम लूँगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सीट वाइज़ स्पेसिफ़िक कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन नहीं, आप मैं आप बिल्कुल कहें सीट वाइज़ स्पेसिफिक, इसमें समस्या क्या जी, है? तो चुनाव की ये चर्चा कर रहे मैं हैं, क्या बात आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे में कि जो बीजेपी ने प्लान बनाया था, जो उनका मूल प्लान था, तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको ये जो आप अमित शाह या उनको देख रहे हैं कि वो इस लेवल को वहाँ ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी अपने विधायकों के टिकट निर्ममता से काटती, तो फल और फसल दोनों बेहतर आती, क्योंकि आप उसमें से बचा के, ये कोई गन्ना नहीं है, मुंडी होगा, मुंडा होगा और बोड़ होगा। ये पूरा लीची की फसल की तरह है, पूरी तरह पेड़ आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपको फसल लेनी है, आपको उसकी बहुत छटाई बहुत वो इस समय नहीं हुआ है। और उसका नुकसान ये है कि बीजेपी को आप चले जाइए, योगी आदित्यनाथ कहीं भी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। वो कहीं भी मतलब आप बाकी तमाम जितने लोग आप नाम लेंगे, वो कहीं टिक नहीं रहे हैं उनके सामने योगी आदित्यनाथ के। मुस्लिम इलाकों में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो स्क्रीन पर भी दिखता है। और मैं माफी के साथ माजरत करते हुए कहूंगा कि बहुत सारे दिल्ली से गए हुए पत्रकार जो आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स में आपको दिख रहा होगा कि साहब ये बहुत विरोध है या वो है और ये तमाम चीजें, मैं इसके बावजूद आपको बता रहा हूँ कि जब आप खोद के पूछेंगे, मुस्लिम से सीधा सवाल पूछेंगे, तो मैं इस संख्या को बहुत ऊपर नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये नीचे से भी कम से कम 10% आपको ऐसे आदमी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के समय में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। ये बात हर बात पर बीजेपी को कोसते हुए आरएलडी के मतदाताओं में शायद ये संख्या वैसे कम हो, क्योंकि वो ज्यादा, देखिए एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी। जब हम देख रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि वो जो जाट मतदाता है वो इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, वो पावर का जो एक पूरा सेंटर है, जो पावर की एकदम जो क्राइसिस उनको हुई है, वो उसको पाना चाहता है किसी भी तारक से। वो आरएलडी के वोटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के पास जो वोटर है उसको सेचुरेट किया है बीजेपी ने, लेकिन वो पुरानी स्थिति, यानी उसके कहे को कानून मान लिया जाए, उसकी चीजों को कानून मान लिया जाए, वो स्थिति हासिल करने की कोशिश में है। तो इसीलिए वो अखिलेश को भी, मतलब मैं बातचीत में आपसे कह दूं कि मैंने ऐसा सुना नहीं, क्योंकि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम किसान ने मुझसे ये नहीं कहा कैमरे पर कि वो, या कैमरे के बाहर भी, कि वो इन सांडों का या बिजारों का या इन गायों का क्या इलाज होगा। लेकिन माट में, चूंकि माट में मैं गांव में, जो जाट बाहुल्य गांव है, झाबरा, में नाम सहित बताता हूँ, वहां किसान ने, जिससे मैंने 3 बार कहा कि आप जो कह रहे हो मैं वो सही सुन रहा हूँ, उसने कहा कि साहब अखिलेश और ये आएंगे तो ये बिजारों को कटवा देंगे, इससे आराम मिलेगा। ये शब्द मैंने कभी सुना नहीं है। ये दरअसल वो डेस्परेशन शो करता है कि श्याम सुंदर शर्मा उस सीट पर माट की, जिसपे ताकतवर जाट हैं, सबसे ज्यादा संख्या 68 से 78 के करीब है, वहां वो 8 बार से माट से जीत रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा उसको हरा नहीं पा रहे हैं, जबकि आरएलडी ने उसको वोट नहीं दिया कभी भी। यानी विरोध में वो जीत रहे हैं। आरएलडी का मतलब वो जो उनका एक चुनाव लड़ने से अलग मैं बात कर रहा हूं, अगर उनकी पार्टी के अलावा अगर आप ये देखेंगे तो ये आपको पूरे वेस्ट में दिखाई दे रहा है। ये चीजें ये ओवरकम कर रही हैं, जो शुरुआत में लग रहा था कि शायद आरएलडी के समर्थक जहां मुस्लिम वोटर्स होंगे, वहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, शायद वहां वोट ना करे। और यही कारण है, आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने जाट कैंडिडेट, वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, क्योंकि ये उसके ब्रेन पर आउटपुट था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि अभी तक ये धुंध लग रही थी आरएलडी वाले लोगों को भी कि शायद बीजेपी के साथ जो सॉफ्ट लॉन्चेस है या वो है, लेकिन जैसे जैसे जयंत ने अपना रुख खड़ा किया, उसी तरह से उनके समर्थक भी पूरी तरह से अब इस गठबंधन में, क्योंकि उनको मालूम है, वो अच्छे से जानते हैं, उन पत्रकारों से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं
जिनकी रिपोर्ट आपको ये दिखानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दिखाया जाना चाहिए। जो मैं बीबीसी की आपको कई रिपोर्ट आप अगर टाइप करेंगे तो उसमें 2017 के चुनाव के लिए फरवरी जनवरी में लिखा हुआ है हिंदू कार्ड नहीं चला, खत्म हो गया बीजेपी का रुख, जाट मतदाताओं से खत्म कर देंगे बीजेपी को। ये 2017 की हेडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ बीबीसी की। तो वो मुझे जाटों के जो वोट बैंक है आरएलडी का, उसको मालूम है कि वो अपने दम पर सिर्फ एक सीट के अलावा कोई सीट नहीं जिता सकते हैं और उनको पावर शेयर चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बीते कमल दल फूले वाली कविता आपको याद होगी, क्योंकि वो जो है वहां वो 2014 में चुनाव हार गए, 2019 में चुनाव हार गए, और हारे कौन? जो मसीहा हैं, जो मसीहा हैं, जो ये कहते हैं कि मेरे कहने से फूल खिलेंगे या ये कलियां ऐसे ही मुरझा जाएंगी, वो लोग इतनी बुरी तरह से हारे। तो आप उसको थोड़ा सा उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उसको एनालाइज कीजिए। आप इसको ऐसे देखिए, जब टिकैत वहां रोया तो अजीत सिंह का फोन आता है। जिस आदमी के साथ वोटर नहीं थे वहां उनके साथ फोन आता है, तो खाप पंचायतें वोट करती हैं, खाप पंचायतें बोलती हैं। तो आप इस डेस्परेशन को महसूस कीजिए, और ये उनको इसलिए लग रहा है कि मुसलमान हमको ताकत दे रहा है, वरना इतने कड़े शब्दों को जाट कभी सुनता नहीं है। खास तौर से शामली और जो बागपत का, या जो उनका चौधरी साहब तो खुद ही बागपत के हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरठ के आसानी से बता देंगे कि चौधरी ये सुनता नहीं है कि हम हाथ बता देंगे यहाँ ऐसा कर देंगे और यहाँ ठोक देंगे, और ये वो सुन के साथ में खड़े हैं। तो वो आप ताकत की उसको समझिए कि वो बीजेपी को हटाना इसलिए क्योंकि इस समय अगर कहीं से ताकत आएगी जयंत के पास, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ सोल जेल की स्टेट में आएगी। इसीलिए जयंत उनके, आप देखेंगे मीटिंग में सबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं, वो समकक्ष की तरह नहीं दिखते हैं। वो अगर आप देखेंगे जो बॉडी लैंग्वेज है, या उनको ये महसूस हो रहा है कि नहीं हमको बहुत ही बड़ा मौका दिया, जबकि बहुत ज्यादा सहज गठबंधन नहीं है। मैं अभी भी आपको फिर कह रहा हूं इन शब्दों को, ये कंट्राडिक्टरी लगेगा, लेकिन ये ग्राउंड की सिचुएशंस जो दिख रही है, क्योंकि जो वोट दे रहा है बस समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि अखिलेश दंगे कराता है। ये इसलिए ये सहज स्थिति नहीं, लेकिन ताकत की स्थिति की जरूरत है। और मुझे इसमें लगता है कि इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं। मैंने आपको क्या कहा कि 2017 के देश के तमाम बड़े चैनलों को, देश के तमाम बड़े अखबारों को, सबको देखेंगे कि जाट बहुत नाराज है। 3 साल में ही जाट ने, उस समय आरक्षण का मुद्दा है, चौधरी साहब बताएंगे कि यशपाल मलिक जो है इतना बड़ा नेता के तौर पे कि साहब हम पे गोली चलवा दी, हम पे ये करा दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही ज्यादा एक रटा रटाया रैक्यून है, उसमें जाट वोट बहुत बड़ा बदलाव करने की स्थिति में नहीं है, और ना ही वो कर पाते हैं। मुस्लिम वोट पूरी तरह से शिफ्ट होता है, तब हम कुछ चेंजेस होते हुए देखेंगे, कुछ सीटों को मिलते हुए देखेंगे। लेकिन आज मुझे एक और, चूंकि हम लोग, मैंने कहा कि जब आप फील्ड में होते तो रोज नई चीज देखते हैं, मुझे दिखा कि आगरा की मैं आपको बता देता हूँ, आगरा में बसपा 2 सीटों को, मतलब अब वहां सीटों का परिणाम क्या आएगा तो देखिए, लेकिन आगरा में सपा से ज्यादा बसपा आगे है, क्योंकि वो दलितों की राजधानी कहते हैं उसको, जो बातचीत में लोकल उसमें, और वहां मुस्लिम वोटर ये कह रहा है, ये एकदम अलग लगा, क्योंकि मैं जब सहारनपुर से चला था तो मुझे ये लग रहा था कि मुस्लिम इस बार पूरी ताकत के साथ, चाहे वो हारे या जीते, सपा के साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप इधर आ गए हैं, आप मथुरा में आ जाइए, वहां बहुत ताकत नहीं है, कहीं 17,000 वोट है, कहीं कुछ है, लेकिन वो बसपा जीत रही है तो बसपा के साथ है। ये बड़ा खतरनाक साइन है जो उनके लिए, जो योगी जी के लिए थोड़ा राहत की बात है। योगी जी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मुकाबला ना अखिलेश से है, ना जयंत से है, ना किसी और से है। उनका मुकाबला अपने ही विधायकों के साथ है, और ये योगी जी के कंधे पे है कि वो ओवरराइड करके चले। सांप सीढ़ी के खेल में वो चल रहे हैं, सीढ़ियां उनके पास हैं और सांप उनकी पार्टी में घूम रहे हैं, मुझे ये लगता है। तो ओंकार जी, इससे पहले कि हम चले दर्शकों के पास, योगी आदित्यनाथ का जो तेवर इस समय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो देखने वाला है। आज भी उनका भी स्टेटमेंट मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन पे चल रहा है कि ये जो गर्मी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, मैं 10 मार्च मई में इसके जून की बाद
में भी शिमला बना देता हूँ। और ये लगातार गुंडा तत्वों और इस तरह के तत्वों के विरुद्ध जो गरज रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे जो योगी वाली जो लहर बता रहे हैं धीरेन्द्र जी, उसमें और भी इज़ाफ़ा हो रहा हो। बिल्कुल हो रहा है और ये बहुत रणनीतिक तौर पर लाइन ली गई है। कल बागपत में थे योगी आदित्यनाथ और बागपत में उनका पहला बयान आया था कि नाहिद हसन ने कोई बयान दिया है, ऐसा लगता है कि गर्मी अभी कम नहीं हुई है और उन्होंने बागपत में यह बयान दिया था कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी कम कर दी जाएगी। तो ये सीधे-सीधे संकेत उनके लिए भी है, जो गुंडागर्दी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो वीडियो वायरल करा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं जाटों को या दूसरे लोगों को या हिंदुओं को कह लीजिए। जाटों में भी इसका रिएक्शन है, जाटों में भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है और जो बात हम कह रहे हैं लगातार कि सारे जाट ना पहले अजीत सिंह के साथ थे, ना आज इस गठबंधन के साथ हैं। बहुत सारे प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो अपने घरों से निकल करके स्कूल कॉलेज में जाती हैं, जिनको पहले गुंडागर्दी का, गुंडों का सामना करना पड़ता था, छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था। उनकी उनकी जो ओढ़नी थी उस तक को छीन लिया जाता था। वो सब बेटियां जो हैं वो योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करती हैं और ये जो बदलाव है, दूसरी बात ये है कि मुझे कई बार मतलब मैं अपने आप से ही पूछता हूं कि ये जो वंशवादी चेहरे राजनीति में आ गए हैं, क्या जमीन से इनका कोई सरोकार बिल्कुल नहीं है क्या? या केवल ट्विटरबाजी ही करते रहते हैं, वहीं सारी सियासत कर रहे हैं? जयंत चौधरी तीसरी पीढ़ी है चौधरी चरण सिंह के खानदान की। क्या उनको इस बात की समझ नहीं है कि इसी वेस्ट यूपी का जो नौजवान है, वो लाखों की संख्या में गंगोत्री से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आता है और गांव के मंदिर पर आकर के चढ़ाता है, जलाभिषेक करता है। इन गांवों में घूम लीजिए, आप किसी भी गांव में चले जाइए, हर गांव में शिवालय है, शिव मंदिर है और जाट किसानों की बहुएं भी, बेटियां भी मंदिर पे जाकर के पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, व्रत रखती हैं। ये जो बदलाव जमीन पर हो रहा है, क्या इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है ये चीजें? जो जाट किसानों की आधी आबादी है, महिलाएं हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती हैं। और जाटों में भी जो मैं मीडिया में आजकल देखता हूं, पगला गए हैं मीडिया वाले। मतलब ऐसे ऐसे जाटों को जाटो बना के रख दिया है इन्होंने। मतलब एक ठीक ठाक बिरादरी है भाई, और ऐसी बिरादरी है जिसके जवान आपको सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए मिल जाएंगे, सेना में भी, अर्धसैनिक बलों में भी, अलग अलग पुलिस फोर्स में, आईटी भी, मतलब तमाम फोर्स में आपको मिल जाएंगे। जाट रेजिमेंट अलग से है। तो मैं और क्रिकेट हो, विधि हो, जितने भी सेक्टर आप गिन लीजिए, उद्योगों में भी, मतलब इस जाट कम्युनिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसको मजाक बना के रख दिया है, उसको केवल वोटर बना करके रख दिया है। और जिस तरीके से उसको समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ मतलब एक तरीके से बांध करके खड़ा कर दिया है, वो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। पिछले 3 चुनाव का मैं चर्चा कर रहा था, पिछले 3 चुनाव के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, कितना बड़ा बदलाव इस पूरी बेल्ट में देखने को मिल रहा है। सोच के स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर, जो सांस्कृतिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं आप, कल्चरली, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको साफ साफ दिखाई देता है। इनको कुछ पता नहीं है। वो क्या शेर था कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है, उसको फिर भी यकीन नहीं है। मतलब हालत ये है इनकी
कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और कोई कारण भी नहीं है कि उस कारण के बहाने आप ये कहें कि नहीं नहीं वो तो वापस आ रहे हैं। किस कारण से वापस आ रहे हैं? ऐसा कौन सा करिश्मा आपने किया है? आप योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर लीजिए क्योंकि उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं। इसके लिए आलोचना कर लीजिए जी, गन्ने का बकाया अभी तक नहीं मिला है, कितना प्रतिशत नहीं मिला है और कितना प्रतिशत भुगतान हो चुका है। आपके समय क्या हुआ था? मायावती के समय क्या हुआ था? कितनी चीनी मिलें बंद हो गई थी? कितनी चीनी मिलों में ताले लग गए थे? इस बात का कोई हिसाब किताब आप देंगे पब्लिक को? लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि आपको झूठ बोलना है और जो मौजूदा सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, उसको विलेन बनाना है और अपने आप को हीरो की तरह पेश करना है। अब वो पोटली लेकर घूम रहे हैं, अन्न की जगह-जगह कैमरों के सामने संकल्प लेते हैं। मतलब क्या तमाशा बना रखा है? उसका क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, उनको खुद पता नहीं है। पता नहीं किसने उनको सलाह दे दी कि एक पोटली लेकर के आप घूमिए। अजीत अंजुम ने तो दी होगी। अजीत अंजुम तो पगलाया हुआ सा दिख रहा है आजकल। मेरे विचार से संजय जी, अपनी बात भी खत्म करूंगा इसके साथ। एक तो अमित शाह ने जो कहा है कि जयंत बढ़िया आदमी है, गलत घर में है। हम भी चाहते थे कि वो हमारे साथ आए। परवेश वर्मा ने कह दिया कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहे जयंत चौधरी आ जाए, अब भी देरी नहीं हुई है। माइंड गेम। इन बयानों ने मतलब अखिलेश यादव के पेट का पानी ढीला कर दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर खुदा न खास्ता 2, 4 या 5 सीटें जयंत चौधरी की अगर आ गई, तो कोई गारंटी नहीं है कि 10 मार्च के बाद वो इनके साथ रुकेगा। तो इसलिए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आकर के। दूसरी एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। ये जो राकेश टिकैत बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव इनको घास नहीं डाल रहे हैं। इनको केवल बुढ़ाना का एक राजपाल बालियान का टिकट दे दिया और कहा कि भाई नरेश टिकैत खड़े होकर के उनको सिंबल दे दे। इसके अलावा कोई झुनझुना इनको नहीं थमाया। धर्मेंद्र मलिक जो इनके प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत के, उनको लखनऊ बुलाया गया था बातचीत करने के लिए और कोई आश्वासन इन लोगों को टिकटों को लेकर के नहीं दिया गया। तो इनको एक तरीके से डब्बे में बंद कर दिया है। इनको बता दिया है कि आपकी हैसियत ये है, आपकी औकात इतनी है कि एक बुढ़ाना का टिकट ले लो, इसके अलावा किसी भी टिकट के बारे में, किसी भी सीट के बारे में हमसे बात मत करो। जयंत चौधरी भी इनसे बात नहीं कर रहे हैं और तो छोड़ दीजिए आप। तो इनको लग रहा है कि ये वैसा ही झटका है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, कम से कम 2 चुनाव मुझे याद है जब अजीत सिंह ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भी भाव नहीं दिया था टिकट बंटवारे के मामले को लेकर के। और हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं जब से ये आंदोलन चल रहा है कि आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत ने भी बड़े बड़े किए हैं, खूब भीड़ जुटी है, खूब अखबारों में सुर्खियां मिली हैं। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन जब वोट का सवाल आता था, खतौली में क्या हुआ था राकेश टिकैत के साथ, बहुत बुरी तरह। अमरोहा में क्या हुआ था इनके साथ। तो जब सरकार चुनने की बात आती है, जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है, तो मतदाता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है, वो चाहे जाट हो या गैर जाट हो। जी हाँ, इस क्षेत्र का जो मतदाता है वो अत्यंत जागरूक है निश्चित रूप से। तो मैं पूछ सकता हूँ सीधे-सीधे धीरेन जी से, बुढ़ाना कौन जीतेगा धीरेन जी? देखिए, बुढ़ाना में उमेश मलिक का, फिर मैंने यही कहा, बुढ़ाना में राजपाल बालियान इसलिए खड़ा है क्योंकि उमेश मलिक का विरोध है बीजेपी के समर्थकों में। मैं आपको जो कह रहा हूं इसका मायने हम लोग 10 मार्च को निकालेंगे। क्योंकि मैं अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता हूं, मैं अपनी सारी चीजें देखता हूं, लेकिन जो ग्राउंड पे जो मुझे दिखता है मैं उसको बेहिचक शेयर करता हूं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि शादी में अगर भांड बुला के नचाए जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि शादी उनकी हो रही है। शादी तो अंदर ही होती है। टिकैत एंड कंपनी को गाजीपुर चौराहे पर बुला के भीड़ इकट्ठा करने से
जयंत चौधरी की बजाय ये दूल्हा नहीं हो जाएंगे। आरएलडी में दूल्हा एक ही है। तो ये जो भीड़ इकट्ठी करने का या डुगडुगी बजाने का, इसको ऐसे ही आप समझिए कि जैसे भीड़ इकट्ठी करने के लिए हमारे इलाकों में रागनी गाई जाती है मंच पे। आपने देखा होगा, मुझे पता नहीं आपको उधर का हमारे यहाँ का थोड़ा है या नहीं। हमारे यहाँ रागनी गाई जाती है, लिख चिट्ठी देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। तो भाई आप चिट्ठी में लिख के घेर देना, आपने कितनी मेहनत करी, मदद करी, बाकी जीत हार हमारी। तो ये जो बुढ़ाना है और एक और सीट देखिए, मैं टिकटॉक के उनको देखूंगा। बुढ़ाना सीट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टिकट अगर बदल जाता, मैं ये आपको बहुत ही ताकत के साथ कह रहा हूं कि ये अगर बदल जाता तो राजपाल बालियान इसके बावजूद कहीं लड़ाई में नहीं होता। अभी भी वो वहां उसकी वजह से लड़ाई में रहना है, क्योंकि ये वो सीट है जिसको ये मान के चल रही है जो पार्टी है, ये जो गठबंधन है, कि ये हमारी जेब में है। और ये उनके लिए जीतना इसलिए भी है क्योंकि ये उनके लिए इसी में टिकैत साहब का गांव आता है, जिन्होंने अमेरिका तक की समस्याएं अब हल करने का ठेका लिया है, बशर्ते उनको आप स्टेट प्लेन से बुलाएं और उनको वहां बाहर कैपिटल हिल के बाहर धरना देने दें। तो वो जो है, मुझे लगता है कि ये पूरा जो चुनाव है, जो बिल्कुल चौधरी साहब कह रहे थे वही मैं मानता हूँ, ओंकार सर कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव में कभी भी जब भी टिकैत परिवार ने ये कोशिश की है कि वो चौधरी चरण सिंह का विकल्प बन सके, छपरोली सिसोली का विकल्प बन सके, उनको वही मतदाताओं ने हमारे यहाँ तो बहुत अलग सा शब्द कहा जाता है, लेकिन मैं उसको सभ्य शब्दों में कहता हूँ कि उनको वही बता दिया कि आपको इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस यही है कि आप डुगडुगी बजाइए, आप भीड़ इकट्ठी कीजिए, आएगी तो फिर हम बताएंगे उनको क्या करना है भीड़ को। तो उसी तरह से है। मुझे लगता है कि मैं फिर दोबारा अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि ज्यादातर जैसे मृगांका सिंह का टिकट जो है कैराना की सीट पर, आपने कहा कैराना की सीट पर अगर ये टिकट और क्यों, तो शायद बहुत ही बेहतर लड़ाई के साथ वो जीत भी होती, और गठबंधन फिर उसको जीतना चाहता है, क्योंकि वो सीट की जीत का मतलब बहुत सारे मदारियों के लिए, जिनको आपने नाम भी लिया कि वो आजकल पगला गए हैं, उन जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, वो ये भी कह सकते हैं अगर 403 में से सिर्फ कैराना अगर इनके पास आ जाए तो वो ये भी कह सकते हैं कि देखिए वो तो जीत ली, वो तो जीत ली, मॉरल विक्ट्री, मॉरल विक्ट्री। और तमाम और जो अगर चौधरी टिकैत के, जो महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन के वक्त अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हुआ करता तो मुझे कहते हुए हिचक नहीं है कि बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक हो सकता था। वो इतना कह देते खुशी के हमारे पत्रकार कि उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो अभी इसी को, जब उनको यहाँ जन पारावार दिखता है तो उस भीड़ को तो वो कुछ भी कह सकते थे। तो लिहाजा मैं फिर यही कहूंगा कि जो कॉमन वोटर है, जो सबसे बड़ी जीत जो आप मुझसे मुझे लगता है कि एक सवाल जो हम लोग बात कर रहे थे जो एक्सटेंशन में आता है कि आखिर क्या कारण है, हमको दिख रहा है कि वेस्टर्न यूपी में इस गठबंधन के जिसके होने भर की खबर से यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग कुलाचे मारने लगे। हिंदू जैसा अखबार, जिसको मैं नाम अब इसलिए लेने लगे क्योंकि वो बिल्कुल ही दिखते हैं, मतलब हम लोग सवाल करते हैं तो हमको जेन्युइन दिखता है। वो लोग हेटर्स में कहाँ चले गए, उनके लिए कोई विचारधारा का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ हेट है उनके पास। अगर वो कई बार गलत साबित होते हैं, वो तमाम बीबीसी की और तमाम रपटे गलत साबित हुई, लेकिन आपने कोई माफी नहीं देखी होगी। हम लोगों को तो डायरेक्ट जनता पूछ लेती है, लेकिन उन लोगों को कोई भी माफी नहीं है। वहां गैर जाट जो डिवीजन में है, क्योंकि 30-40% जाट पूरी तरह से देखिए, एक बहुत अच्छी बात हमारे एक सहयोगी ने कही थी कि जब इतने डाइवर्सिफाई इंटरेस्ट हो जाते हैं किसी भी कौम के, कि जब वो तमाम चीजों में शामिल हो, वो ठेकेदारी कर रही हो, वो आईएएस बन रही हो, वो जो सेना में जा रहे हैं, उनके अपने बिजनेस व्यापार खड़े हो रहे हैं, वो तमाम, तब वो एक किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर के तौर पर नहीं दिखते हैं और वो काफी एग्रेसिवली एक्टिव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो डिवीजन है वो कंप्लीटली 40% तक पहुंच सकता है, 30 से 40% वो पहुंच जाएगा। मुस्लिम्स में डिवीजन होते हुए आपको दिख रहा है कि अगर बसपा कहीं, हालांकि अभी कम दिख रहा है इस बार, लेकिन अगर कहीं ताकतवर है तो बसपा के पास मुस्लिम जा रहा है। लेकिन जो दीगर कास्ट हैं, अगर उनकी जाति का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा है तो आप ये जान लीजिए वहां योगी आदित्यनाथ को कोई एक वोट का भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि जो नई वोटें बनी होंगी उसमें ऐड हो रही हैं।
सिर्फ मैंने आपको कहा कि स्थानीय सीट पर कोई जाति का समीकरण अगर होगा, जैसे कार्तिकेय वाली सीट को मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वहीं से शुरू हुए थे कि अगर वो हटता है उस लड़ाई से, तो जिसको खिलाफ बहुत गुस्सा है, जिसको उस गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, आप ये समझिए वहां से बम्पर जीत हासिल करके आ जाएगा विधायक ब्रजेश बिना जाए। उससे नाराज होंगे, उसको ये कह देंगे कि तू गांव में मत आना, बस वोट तुझे ही दे देंगे। तो ये इस तरह की चीजें आपको योगी जी के उसकी वजह से मिलेंगी। तो वही मैं कहूंगा कि उनके पास वोट बहुत ज्यादा है बीजेपी के, जो दीगर वोट है हाँ, वही वैसे उनकी तो जीत। यदि हम अजीत अंजुम और सत्य हिंदी के हिसाब से भी चलें तो भी उनमें भी बड़ी निराशा दिख रही है। अब तो उनका ये हालत हो गया है कि वो खुशी दुबे यानी कि विकास दुबे की पत्नी को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रियंका गांधी से मिल ली, इसलिए बड़ा भारी एक कोई परिवर्तन आने वाला है। तो जो संजय समर्थक जी, हैं, उनमें भी संजय निराशा जी, का भाव है। एक टिप्पणी में इन अजीत अंजुम, आशुतोष जैसे जो मीडिया के लोग हैं, इनके बारे में भी करना चाहता हूँ। जी। एक्चुअल में क्या है, आप अलग-अलग जो सॉन्ग होते हैं जिनमें हीरो या हीरोइन बहुत सारे एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ डांस परफॉर्म करते हैं किसी सॉन्ग पे, तो आप देखते होंगे उनके इर्द-गिर्द बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये जो आशुतोष है, अजीत अंजुम है, दिल्ली का लुटियन मीडिया है, उन एक्स्ट्रा में से किसी एक को उठा करके लाए और उसको हीरो या हीरोइन जो है, वो साबित करके पेश कर रहे हैं। जबकि ये अलग-अलग स्टूडियो में जाते हैं, अलग-अलग फ़िल्मों के सेट पे जाते हैं, अलग-अलग हीरो के लिए डांस करते हैं या हीरोइन के लिए डांस करते हैं। यही हाल राकेश टिकैत का और इन बाकी लोगों का है। ये अलग-अलग मंचों पर जाते हैं, अलग-अलग जगह जाते हैं, वहाँ जाकर के वो डांस करते हैं, किसी और के लिए डांस करते हैं, हीरो कोई और होता है। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये इन डांस परफॉर्म करने वालों को, हीरो के पीछे खड़े होकर के डांस परफॉर्म करने वाले एक्स्ट्रा कलाकारों को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई हीरो बनता नहीं। जी, चलिए अब प्रश्नों को ले लेते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब हम एक ओपिनियन पोल के साथ मिलेंगे और उस पर आप सभी महानुभावों का निष्कर्ष लेंगे। पहले 2 राउंड का ओपिनियन पोल लेके आएँगे अगली बार। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। नीरज शर्मा, क्या आपको लगता है कि इस बार 10 मुस्लिम विधायक भी जीत के आ सकते हैं? पिछली नीरज बार जी, 6% मुस्लिम जीते थे, 6%। जी, तो 24 6% कितने कितने होते हैं? बस उतने हैं। 24 24 हाँ, 24। हाँ, तो आप और ये लगा लीजिए। पहले 2 राउंड में 14 जीते थे। जी, 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 जी। वैसे भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, जैसे उनको अपने आप, जैसे महबूब अली को आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा अगर आप कहेंगे, क्योंकि 66% वोटर है वहाँ। और हालांकि हम लोग इसको बहुत कम्युनल एक वर्ड मानते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू बात करेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, मुस्लिम बात करोगे तो धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, क्योंकि वहाँ कोई और की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो सिर्फ इसीलिए जिता रहे हैं क्योंकि बीजेपी को हरा रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी। सत्य हिंदी जैसे चैनल पर एसपी की हवा कैसी चल रही है? ये प्रश्न भी आ गया। ओंकार जी के पीछे। मुझे लगता है सर एक्चुअल में आप आशुतोष के अब से करीब-करीब लगा लीजिए 6-7 साल पुराने भी बयान अगर आप उठा के देखेंगे, तो उस समय भी वो मोदी को भी हरा रहे थे, बीजेपी को भी हरा रहे थे। फिर 2017 में भी वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे थे, मोदी को, शाह को हरा रहे थे, 2019 में भी हरा रहे थे। तो वो कहते हैं ना कि जो चीलें होती हैं, चील या कौवे, वो अगर कोसने लगें या इच्छा जाहिर करने लगें कि जो सामने पशु खड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो जानी चाहिए ताकि मैं उसका भक्षण कर सकूं, तो उसकी इच्छा से कई बार ये होता नहीं है। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, केवल सत्य हिंदी की बात नहीं करें, मुझे प्रिंट है, बहुत सारे लोग हैं, जो इसी तरह की मतलब ख्वाहिश करते रहे हैं, जाहिर संजय करते सर, अब रहे मुझे हैं। आज्ञा देंगे, हाँ, मैं थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हाँ, हाईवे पे हूँ। हाँ, जी, ठीक है, ठीक है। अब मैं नमस्कार। प्रश्न जो है वो ओंकार जी से ले लेते हैं। ठीक है, जी, नमस्कार। जी। जी, धन्यवाद।
हाँ, अगला प्रश्न। Adventure Time, sir, are some crazy Hindus doing the ultimate suicide of going with SP? How much is the role of Hindutva in Yogi? Hindus voting above caste as Hindus. देखिए, एक तो मुस्लिम और एक यादव, इन दो के अलावा और कौन आपको दिखाई दे रहा है हिंदुओं में जो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी या आरएलडी या पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो जो इनके दूसरे सहयोगी हैं राजभर से लेकर के दूसरे, उनके साथ जा रहा है? मुझे तो नहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने ब्राह्मणों को तोड़ने की कोशिश की थी, बहुत सारे बयान दिए थे, ठाकुरों का ही बोलबाला है सरकार में, इसलिए ब्राह्मण नाराज हैं। सारे जितने ये कार्ड खेल सकते थे इन्होंने खेले हैं, बयान दिए हैं, लेकिन अदर कास्ट को, अदर कम्युनिटीज को ये जोड़ने में सफल रहे हों, मुझे नहीं लगता है। और ये 10 मार्च को चुनाव परिणाम भी बता देंगे कि जो इनके साथ रहे हैं अब तक वो ही रहेंगे। थोड़ा बहुत हिस्सेदारी तो मिल जाती है, जहां कैंडिडेट वगैरह आपने अगर उतार दिए हैं दूसरी कास्ट के, तो कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि उसको वोट मिल जाती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल आप देखें पूरे प्रदेश के स्तर पर, तो बाकी कास्ट का मुझे लगता नहीं है कि वो, और उसकी कोई वजह भी नहीं है कि अदर कास्ट इनके साथ जुड़े। जी, नेक्स्ट। कल्याण राम जी पूछ रहे हैं, जस्ट वॉच योगी जी's इंटरव्यू ऑन ABP चैनल, ही इज मार्वलस। In Telangana, he has huge fan following. We are just waiting for big win in UP, which inspires us to take on the might of KCR OWC combine in 2023 elections. ये लीजिए, योगी योगी जी तो तेलंगाना तक में पॉपुलर है। नहीं नहीं, अब देखिए ना आप, मतलब जब ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे तो वहां भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था, भेजा गया था। तो वहां अमित शाह ने भी रोड शो किया था और योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। तो केवल तेलंगाना और हैदराबाद की बात नहीं है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड है। और निश्चित रूप से इन्होंने सही कहा है कि एक बड़ी जीत की उम्मीद केवल उत्तर प्रदेश के मतदाता नहीं कर रहे हैं, भारत के अलग अलग हिस्से के लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए शुभेच्छाएं अभी से कर रहे हैं कि मोदी के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो वो योगी आदित्यनाथ हो। उसके लिए जरूरी है कि इस चुनाव में आप योगी आदित्यनाथ को, जितने कम से कम उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए तो हम कह ही सकते हैं कि वो प्रयास करें, आपकी शुभेच्छा पूरी हो। जी, नेक्स्ट। विजय चैतन्य, won't BJP come the third time in UP? हाँ, यही तो हम बात कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि तीसरी बार बीजेपी आएगी। तीसरी बार क्या, दूसरी बार, अभी तो दूसरी बार है। वो पीछे के आप लगाएं कल्याण सिंह वगैरह वाले, तब तो कई सारे बार हो जाएंगे। डार्क जी सीक्रेट सुना है इस बार टोटी चोरी की जगह पूरा बेसिन निकालने वाला है अखिलेश जी। चलो अभी जी, तो वो पहले मौका मिले तब ना निकालेगा, अभी मौका ही तो कहाँ मिल रहा है बेचारे को। केडीवी प्रसाद, थैंक यू, धन्यवाद आपको केडीवी जी सहयोग के लिए। रघुनाथ जी पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टू संजय सर। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ। दिस इलेक्शन आई हैव नोटिस दैट यूट्यूबर्स आर एग्रीगेटिंग बेटर ऑडियंस देन द कन्वेंशनल मीडिया. Isn't in order that government now decides to award PIB accreditation to YouTubers with over 2 lakh subscriber base and treat them at par with other journals? ये तो मैं कब से कह रहा हूँ कि भाई आप बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, कम से कम हिंदी के ही मान लो तो चल रहे हैं 100, और उस 100 में मैं बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से आप 5-7 यदि छोड़ दें तो उनसे तो हम लोगों की जो दर्शक संख्या है वो अधिक ही होती है। लेकिन हमको न तो वो पीआईबी एक्रेडिटेशन देते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एम्पैनल करते हैं, ना और कोई सुविधा देते हैं। ये बात अलग है कि
आपको अंदर की बात बता सकता हूँ कि उनकी उम्मीद जो है विशेषकर बीजेपी वालों की, वो बीजेपी आईटी सेल से नहीं है, हम लोगों से है। प्रवीण यारा, आत्मसाक्षी सर्वे फ्रॉम एपी सेज बीजेपी विल लूज ऑल 5 स्टेट्स, इंस्टेड कांग्रेस स्वीप्स ऑल। भाई जो कोई कहे कांग्रेस स्वीप्स ऑल तो वैसे ही उसको रिजेक्ट कर दो। मतलब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्वीप करे ऐसा तो कोई, मैं कह सकता हूँ कि वो बंदा जो है वो फिर मेंटल हॉस्पिटल के ही काबिल है। आगरा 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 में जो उसको, बरेली में भी है, जयपुर में भी है आजकल। मानस मिश्रा, इतनी मजबूत भाजपा के बजाय जयंत चौधरी ने सपा को क्यों चुना गठबंधन के लिए, वो भी पिछले कड़वे अनुभवों के बाद भी। 10 मार्च के बाद उनकी सोच में बदलाव देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ मैं लिख करके दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी का ये जो पूरा जो ये सपा के साथ जाने का जो निर्णय है, वो पता नहीं क्यों, इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो संभवतः टिकैत से डर गए और उनको लगा कि टिकैत जो है वो सपा के साथ मिलके खड़ा हो जाएगा और उनकी ज़मीन में थोड़ा बहुत कोई सेंध मार देगा। एक्चुअल में क्या है कि मैं तो अजीत सिंह को भी करीब से जानता था। मैं जब दिल्ली में अमर उजाला में नेशनल ब्यूरो में था तो काफ़ी मीटिंग्स वगैरह होती थी। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक भय का वातावरण रहा, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ये बयान भी ना दो, वो बयान भी ना दो। राजनीति ऐसे नहीं की जाती है, राजनीति ऐसे नहीं होती है, आपको स्टैंड लेना होता है। और कुछ गलती मुझे लगता है कि संजय जी नरेंद्र मोदी सरकार ने भी की है। ठीक है, वो चुनाव हार गए थे 2014 में, पर जिस तरीके से उनको बेदखल किया गया था भारत तुगलक रोड से, वो तरीका ठीक नहीं था। भारत तुगलक रोड यानी चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को सहेजने वाला बंगला। वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको वो रहने दिया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं जुड़ जाती हैं जो बच्चों के मन पर भी अल्टीमेटली पेवस्त हो जाती हैं। जयंत चौधरी के मन मस्तिष्क पर भी वो घटना कहीं ना कहीं रही होगी कि पापा के साथ ये किया गया था, तो इसलिए भी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से हिचक रहे होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसके बाद शायद 100% तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, पर शायद जयंत चौधरी रीथिंकिंग करेंगे। जी, नेक्स्ट इन्फिनिट जहीलिया, सर हम ऐसा कैसा ग्रूमिंग सिस्टम बना सकते हैं कि योगी जैसे लोग लगातार बनते रहें? अब इसका तो कोई फूल प्रूफ तरीका है नहीं। डॉक्टर वी गर्ग, व्हाट आर द रीजंस दैट यादव्स हैव बिकम सो डी हिंदुआइज्ड? ना, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें यादवों ने 2019 के इलेक्शन में तो जमकर वोट दिए थे, जहाँ जहाँ यादव कैंडिडेट नहीं था उन्होंने बीजेपी को वोट दिए थे। नितिन प्रसाद जैसा कैंडिडेट हार गया था। समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन था, तिलहर वाली सीट थी जो ब्राह्मण और यादवों को मिला के अकेले, उनके अकेले 1 लाख वोट थे प्लस मुस्लिम थे, और उसके बाद भी वो सीट हार गए क्योंकि यादवों ने रोशन लाल वर्मा को वोट दे दिया। इस बार रोशन लाल वर्मा जो है वो समाजवादी से लड़ रहे हैं। देखिए आप, कैसी विचित्र बात है। ऐसा नहीं है। पीपी यादव हार गए थे एक बार तो बुरी तरह से, यादवों ने वोट सारे के सारे बीजेपी को दे दिए थे। राजीव मोहन भटनागर, कृपया जिहाद को मर्डरस एनक्रोचमेंट इनटू रिलीजियस फ्रीडम ऑफ अदर फेथ पर कार्यक्रम कीजिए। जी, तो कई बार कर चुके हैं वैसे, और भी करते रहेंगे। के डी वी प्रसाद, आई एम प्रोफेसर इन मैनेजमेंट एंड of Surfologist, all channels are giving false narrative about BJP performance. Okay, thank चलिए you for the प्रसाद जी, ये observation. आपका ऑब्जर्वेशन है। इसी के साथ सभी दर्शकों को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को भी धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.